अपनी बीमार पत्नी सविता जी को रसोई में काम करते हुए देख विजय बाबू को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर पहले जो उनका बेटा अमन उनको बोल कर गया, वो कील की तरह उन्हें चुभ रहा था। चाहकर भी उन बातों को कोई भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें आज भी याद है, जब तक वे नौकरी कर रहे थे कभी बेटे से कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर देता था, क्योंकि वो अपनी कमाई बेटे को ही संभालने के लिए दे देते थे। किंतु रिटायरमेंट के कुछ वक्त ही बचे थे जब और विजय बाबू को एक दिन हार्ट अटैक आया और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती किया गया, उन्हें काफी खर्चा भी हुआ और ईश्वर की दया से वह स्वस्थ होकर घर लौट आए। आज जब उन्होंने अपने बेटे अमन से कहा कि मेरे महीने की दवाई खत्म हो गई है और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दफ्तर से आते वक्त दवाई लेते आना। अमन ने एक टुक जवाब दिया, बाबूजी, अब मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आप रिटायर हुए और जितने भी पैसे आपको मिले थे वे सब आपके इलाज में खर्च हो चुका है। आपको क्या लगता है बड़े बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है क्या? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा तो मैं आप दोनों की दवाई ले आऊँगा। 2 दिन अगर आप दोनों दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है, इतना जान लीजिए। सविता जी बेटे की बात सुन वहाँ आई और बोली, बेटा ठीक है, 2 दिन बाद ही दवाई ला देना, पहले तुम कुछ खा पी लो। तभी अमन की पत्नी नीतू आई और बोली, मैं कब से आपका बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, आप लेट से पहुँचेंगे तो फिल्म का मजा किरकिरा हो जाएगा, अब चलिए भी। अमन बोला, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप लोग भी अपना खाना देख लेना। इतना कहकर वो बेटे और पत्नी के साथ निकल गया। विजय बाबू सविता जी से बोले, देख रही हो सविता, जो बेटा तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने को कभी छोड़ता नहीं था, आज बीमार हालत में भी तुम्हें खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। सविता जी बोली, क्या कीजिएगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। मुझे आज भी याद है जब ये बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आप पड़ोसियों से उधार लेकर कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर मौज मस्ती करने चला गया। विजय जी उदास होकर बैठ गए। सविता जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गईं और झटपट खाना बनाकर लाईं और बोली, अजी सुनते हैं, देखिए तो खाकर कि सब्जी कैसी बनी है, और आप चिंता क्यों करते हैं, मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लूंगी और आपकी दवाइयाँ भी ले आऊंगी। और मेरे बुखार का क्या है, काढ़ा बनाकर पी लूंगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप व्यर्थ में चिंता मत किया कीजिए और चलिए अब खाना खा लीजिए। विजय जी बोले, नहीं सविता, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी, शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे, तो कल मैं ही दवाई ले आऊँगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह विजय जी दवाई लाने के लिए निकल गए और सविता जी अपनी बेटी निधि को याद करके सोचने लगी कि लोग कहते हैं कि बेटी पराई होती है, शादी के बाद बेटियां हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर हो जाती हैं। बेटे की शादी को तो अभी 5 साल ही हुए हैं और वो ऐसा पराया हो गया है कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे हैं। सविता जी उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ था। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई थी तो माता पिता उसके सर पर सेहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब सविता जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की तो अमन ने अपने मन की बात बताई कि वो नीतू नाम की लड़की को पसंद करता है। माता पिता ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया और बेटे की शादी खुशी के लिए कर दी और धूमधाम से शादी भी हो गई। शुरू में नीतू ने सबसे बहुत अच्छे से बात की। जब दोनों दंपति हनीमून के लिए घूमने गए और घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार लेकर आए, पर उन उपहारों में ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके मायके वालों के लिए था। सविता जी ने नीतू की नादानी समझकर इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अभी 15 दिन हुए थे कि बहू को आए
कि बेटे के साथ उसने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया। अब सविता जी सुबह उठती, बेटे बहू के लिए टिफिन बनाती और घर का सारा काम वो खुद ही करती। देखते ही देखते 1 साल हो गया। बहू ने भी खुशखबरी दी, पर कभी भी अपना थोड़ा सा वक्त सास ससुर को नहीं दे पाई वो। यहाँ तक कि जब उनकी बेटी निधि मायके से आती, उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी नीतू। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सबको नीतू के व्यवहार की आदत सी हो गई थी। समय बीता, विजय बाबू रिटायर हुए। पत्नी के साथ पार्क में जाकर सबके साथ योगा करते और अपना पूरा समय सविता जी के साथ बिताते। परंतु इंसान जो चाहे हर बार वो होता नहीं। समय को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त बाद ही उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और वो अस्पताल पहुंच गए। बेटे ने बताया कि उनके रिटायरमेंट का सारा पैसा इलाज में खत्म हो गया है। पर यहाँ बात पैसे की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू के मन से माता पिता के लिए सम्मान भी खत्म हो चुका था। पुरानी बातों को याद करते करते सविता जी घर के काम निपटाने लगी। उधर विजय बाबू जब दवाई लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी, जहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ निकल रही थी। मन ही मन सोचे, सविता को जलेबी बहुत पसंद है। यही सोचकर उन्होंने अपने बाएं कुर्ते के जेब को खंगाला। अरे, अभी तो मेरे पास कुल 30 रुपये बचे हैं। फिर क्या, उन्होंने 4 जलेबी ले ली और घर की ओर चल दिए। शाम में हाथ मुंह धोकर दोनों दंपति जलेबी के मजे ले रहे थे, तभी उधर से बेटा और बहू आए। माँ पिता को जलेबी खाता देख अमन बोला, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दवाई चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि यह सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है? हद होती है चटोरेपन की। क्या बुढ़ापे में आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया है? विजय बाबू बोले, नहीं बेटा, वो तो मैं दवाई लेने ही गया था। वहीं हलवाई की दुकान पर जलेबी दिख गई तो तुम्हारी माँ के लिए ले आया। नीतू बोली, कल तक तो आपके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर आज पैसे कहाँ से आ गए? विजय बाबू बोले, हाँ बहू, वो मेरे पुराने बक्से में थोड़े पैसे थे, उसी से ले आया हूँ। वैसे तुम ये सब बात क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों सफाई दूँ? अमन, बाबूजी, ये आप मेरी पत्नी को किस तरह से बात कर रहे हैं? और ये फालतू के खर्चे करने की क्या ज़रूरत है? दिन रात हम दोनों मेहनत करते हैं और आप हैं कि जलेबियों का स्वाद ले रहे हैं। आपको पता है आप लोगों की दवाइयों की वजह से हम पर कितना बोझ बढ़ गया है। फिर तो अमन ने इतनी जली कटी बात दोनों को सुनाई कि जलेबियों का मीठापन भी उन्हें कम ना कर सका। नीतू बोली, पापा जी, पूरे दिन तो आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे हाथ पैर चलाया कीजिए तो तबीयत भी खराब नहीं होगी। एक बार बैठकर खाने की आदत लग जाती है इंसान को तो फिर उसे कुछ करने का मन नहीं करता है और वह इंसान बेकार हो जाता है। सविता जी, बहू, ये कैसी बात कर रही हो? अभी रिटायर हुए हैं तुम्हारे ससुर, को साल भर भी नहीं हुआ और इतने कम समय में हम दोनों बेकार हो गए। नीतू, बेकार नहीं है तो क्या हुआ है माँ जी? अब अगर कोई अकेला बैठकर खा रहा है और दूसरा कमा रहा है तो अगला तो बेकार और बोझ ही हुआ। जब आपके पति बाहर जाकर दवाइयाँ और आपके लिए जलेबी ला सकते हैं तो क्या बाहर जाकर मजदूरी या कोई काम नहीं कर सकते? विजय बाबू उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे कि वो कुछ बोले, लेकिन बेटा चुपचाप खड़ा था, मानो वो अपनी पत्नी की बातों से सहमत था। सविता जी मन ही मन सोच रही थी, जिस पति के सामने पूरी दुनिया झुकती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे किया करती थी, आज उसी पर उसके बेटे बहू उंगली उठा रहे हैं। उदास सविता जी वहां से जाने लगी तो दरवाजे पर बेटी और दामाद को खड़ा पाया। उन दोनों का मुंह खुला का खुला था, मानो उन्होंने सारी बातें सुन ली हों। बेटी को देखते ही सविता जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने माँ को सांत्वना दिया और उन्हें अपने कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी सविता जी ने सबके लिए खाना बनाया, परंतु नीतू अपने कमरे से निकलकर नहीं आई। बाद में चुपचाप खाना खाई और फिर अपने कमरे में चली गई। इधर दोनों दंपति बेटी और दामाद से बैठकर बातें करने लगे। सविता जी रो रो कर विजय बाबू से बोली, मुझे कहीं भी ले चलो जी, पर मैं अब इस घर में एक पल को नहीं रहूंगी जहां हम दोनों की इज्जत ना होती हो। सविता जी का दामाद बोला, माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप?
आप क्यों इस घर को छोड़कर जाएंगी? क्या आप भूल रही हैं कि ये घर आपके नाम पर है? अगर किसी को जाना होगा तो वो आपका बेटा और बहू जाएंगे। आप तो पूरे हक से अपने घर में रहिए। वक्त की नजाकत को देखते हुए बेटी और दामाद अगले ही दिन वापस चले गए। सविता जी रोजाना की तरह सारा काम करती थीं और बेटा बहू चुपचाप खाना खाते और दफ्तर जाते। विजय बाबू के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। वो अक्सर सुबह जल्दी उठकर घर से बाहर निकल जाते थे और शाम में लेट से आते थे। जब कभी सविता जी पूछती तो इतना ही कहते थे, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा सविता, तुम बेत की चिंता मत किया करो। एक रोज विजय जी ने सविता जी से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो तुम उनके लिए कुछ अच्छी चीज बना देना। फिर उन्होंने बाहर से जलेबी और समोसे भी मंगवाए और एक छोटी सी पार्टी रखी। जब सामने बेटा और बहू लौटकर आए तो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए। अमन बोला, बाबूजी, ये क्या लगा रखा है? इस उम्र में पार्टी करना क्या शोभा देता है आपको? और ऐसा क्या हो गया है जो आपने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है? विजय बाबू बोले, बेटा, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है हर चीज जानने की, थोड़ा सब्र करो। अरे हाँ, देखो, आज मैं सबके लिए जलेबियाँ लेकर आया हूँ, तुम भी चक्कर देखो, स्वाद आएगा। नीतू आगे आकर बोली, अपनी 2 कौड़ी की जलेबी आप अपने पास रखिए, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो यहाँ बुढ़ों की पार्टी हो रही है। पूरे घर को गंदा करके रख दिया है आप लोगों ने। आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं हैं? तभी विजय बाबू के एक मित्र ने कहा, अरे भाई विजय, अब भी तो बता दो कि पार्टी किस खुशी में रखी है, वरना इस बार हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे और नीतू का गुस्सा आसमान पर पहुंचने लगा। विजय बाबू अपनी कॉलर ऊंची करके बोले, अरे यार, तुम यकीन नहीं करोगे, इस बेकार और अपने बच्चों पर बोझ लगने वाले आदमी को भी नौकरी मिल गई। अब मैं बेकार नहीं हूँ और ना ही किसी पर बोझ हूँ। कान खोलकर ये बातें सुन ले यहाँ बैठा हर कोई। अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए विजय जी ने जोरदार आवाज में कहा। इतने पर बात खत्म नहीं हुई। विजय बाबू बोले, और खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी या मुझे बोझ और बेकार कहने की गलती दोहराई, मैं अपनी पत्नी और अपना खर्चा आज भी उठा सकता हूँ। विजय बाबू अपने एक मित्र दीना बाबू की तरफ बढ़े और बोले, मित्र, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंट की नौकरी लगवा दी। पता है, तुम्हें मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तो हम हर महीने पार्टी कर सकते हैं। इसी खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। सबने विजय बाबू और सविता जी को बधाई दी और कुछ देर बाद सब वहाँ से चले गए। पूरे घर का हालत देखकर नीतू बुदबुदा रही थी तो सविता जी बोली, अरे बहू, घर मेरा है और हमने अगर गंदा भी कर दिया है तो तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? कौन सा आज तक तुमने घर में झाड़ू लगाया है या रसोई में पाँव रखती हो? ये घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो इसे होटल समझ के रखा है। आते हो, खाते हो और फिर कमरे में बंद हो जाते हो। अमन बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? विजय बाबू, बेटा, शायद तुम भूल रहे हो कि आज जो तुम इतने बड़े अफसर हो गए हो तो तुम्हारी माँ की मेहनत और मेरे योगदान से। अरे रिटायर होने के पहले तक इस घर का सारा खर्चा तो मैं ही उठाता था। आज 1 साल नहीं हुआ कि हमारी दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया कि हम तुम्हें बोझ लगने लगे। पिता की बातें सुनकर अमन की नजरें जमीन में धंसी जा रही थी, पर नीतू के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिख रही थी। विजय बाबू अपनी बुलंद आवाज में बोले, बेटा, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें बोझ नहीं समझते, इसलिए हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं। तुम अपने लिए कोई नया घर देख लो। मैं अपने घर में अपनी मर्जी और आज़ादी से रहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार और बोझ समझते हैं, क्योंकि इस 1 साल में जितने अपमान के घूंट मैंने पिए हैं, अब वो मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं अपने स्वाभिमान के साथ अपने मकान में अकेला रहना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनकर अमन हैरान रह गया। वहीं नीतू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन जोर घटाव लगाना शुरू कर दिया कि बेंगलोर जैसे शहर में किराए का मकान ढूंढना मतलब आधी तनख्वाह देना, ऊपर से घर खर्च, खाना पीना, तब तो कुछ हाथ में बचेगा ही नहीं।
अमन ने इशारे से नीतू को पिता से माफ़ी मांगने के लिए कहा और साथ ही माँ से भी। दोनों झट से विजय बाबू के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सविता जी बोली, बेटा अमन, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, पर जो तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं। अब हम अपने घर में अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, तो तुम भी अपने आशियाने का इंतजाम कर लो। हमें रोज रोज की ये झंझट बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, पर बेटे के प्रेम से बढ़कर मेरे लिए पति का स्वाभिमान है, इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकती। विजय बाबू बोले, बेटा अब तुम हम बोझ समझो या हमें बेकार, पर हम तुम्हें अपना अंश समझते हैं, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस घर पर हमारा ही अधिकार होगा। हमारे मरने के बाद इस घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर विजय बाबू पत्नी को लेकर कमरे में चले गए। उस रोज नीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या खोया और क्या पाया। आज उसे समझ में आया कि उसने एक स्वाभिमानी आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। कितना घातक होता है यह। आखिरकार 15 दिन बाद अमन और नीतू को उस घर को छोड़ना ही पड़ा और वो लोग अपने दूसरे आशियाने का इंतजाम कर लिए। दोस्तों, बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि जो हमें पढ़ा लिखा कर स्वाभिमान से जीना सिखाते हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर क्या आप बुलंदियों तक पहुंच पाते हैं? हमें तो अपने माता पिता का उपकार मानना चाहिए, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।